लेकर आया हूं आज आपके लिए डार्विनिज्म कंटिन्यू में लेक्चर नंबर 5। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डार्विन के एक्सपेरिमेंटल आइडियाज के बाद, डार्विन के एक फ्लो चार्ट के स्टडी के बाद क्या यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया, क्या ऑब्जर्वेशन इस्टेब्लिश हुआ। इस ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है द एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्री। मतलब जो आज हम लोग नए नए ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ये पुराने वाले ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ द वेरिएशन हुआ। मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे कैरेक्टर्स का एक्युमुलेशन हुआ, जिसमें बट नॉट अमॉन्ग देमसेल्फ बट आल्सो विद द लाइफ फॉर्म्स। सिर्फ अपने में नहीं हुआ बल्कि जीवन के हर एक मूल्य पे हुआ। मतलब सारे फंक्शनिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे उसमें मीसोसोम होता था, आज के ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया फॉर द पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन। तो इसी प्रकार अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी चेंजेस आया और साथ साथ अलग अलग प्रजाति का जन्म भी हुआ। दूसरा पॉइंट ये बताता है देयर हैव बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन इन द लाइफ फॉर्म्स। तो अचानक कभी भी जनरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज नहीं हुआ, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ टाइम लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा। इस मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक्युमुलेशन होते गया नए नए कैरेक्टर्स का। नए नए कैरेक्टर्स आने से नए नए वेरिएशंस और नए नए ट्रेड्स का जन्म हुआ। नए नए ट्रेड्स के जन्म होने के बावजूद नए स्पीसीज का जन्म होने लगा। तो इस प्रकार ये डार्विन ऑब्जर्वेशन में आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ये है ना। जैसे कि पहला हो गया द एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली देमसेल्फ। सिर्फ अपने में ही नहीं, दूसरों के साथ भी, मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी। तो इस प्रकार अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। Now, the point number C indicates that if the population, due to the varying degree and the variation accumulation in the population, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है जिसमें टोटल कितने आबादी है, टोटल 10 आबादी है। कितने? टोटल 10 इंडिविजुअल्स है एक पॉपुलेशन में। तो इस पॉपुलेशन में वेरिएशन तो सब में आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 जो कि ग्रेजुअल एक्युमुलेशन है। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया था जब कभी भी एक्युमुलेशन होता है नए कैरेक्टर्स का धीरे धीरे, है ना, तो ये आपके जेनेटिकली ऑर्डर पे होने लगा एक्युमुलेशन। तो ये एक्युमुलेशन पास ऑन होता है अगले जनरेशन को। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, एटॉमिक लेवल पे होगा, सब मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, सेल लेवल पे होगा, मतलब सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड द इंडिविजुअल लेवल पे होगा। तो ये सारे 10 के स्पीसीज में जब ये एक्युमुलेशन हो रहा है, एक्युमुलेशन के साथ साथ वेरिएशन का जनरेशन हो रहा है, तो इस केस में किसी में सपोर्ट करेगा, किसी में नहीं करेगा, है ना। किसी में सपोर्ट करेगा, फिटनेस होगा, सर्वाइवल होगा, और किसी में ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो जिसमें सपोर्ट किया वो अपने प्रोजेनी को ज्यादा ग्रो किया, उसका स्पीसीज ज्यादा हुआ और वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी स्पीसीज कहलाया। और सारे जगह यहाँ पे जो ये 10 में से मान लीजिए 2 स्पीसीज है जो रेड और रेड कलर्ड स्किन है। कैसा कलर है? रेड कलर। बाकी जो 8 है वो ब्लैक कलर्ड स्किन है ना। मतलब ब्लैक कलर और एक रेड की जगह व्हाइट कलर आप मान लो। 2 रेड कलर्ड के हैं, बाकी 8 ब्लैक कलर्ड के हैं। क्या हुआ, ऐसा वातावरण आया, ठंडा इलाका था, तो उस केस में क्या हुआ, रेड कलर वाला आगे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन पैदा कर दिया, तो 8 जो ब्लैक कलर वाले वो एलिमिनेट कर गए। तो इस केस में बताया गया इफ एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स सम इंडिविजुअल विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर इनेबल टू सर्वाइव बेटर, जिसे हम फिटनेस ऑफ द सर्वाइवल के नाम से या फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं, है ना। इन द नेचुरल कंडीशन वुड आउट नंबर द अदर्स, दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, who are less adapted under the same natural condition। तो ये कैसे पता चलेगा कि एक स्पीशीज ने दूसरे को आउट, है ना, ये आउट नंबर कर दिया। तो जो जितना ज्यादा बच्चा पैदा कर रहा है वो उतना ज्यादा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है और वो एनवायरमेंट में उतना ज्यादा फिट बैठता है। और जो जितना कम स्पीशीज बच्चा पैदा करेगा, जो प्रजातियां, जो इंडिविजुअल, वो उतना कम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है और
उसे आउट नंबर कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा बाय द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड नेचर। नाउ द पॉइंट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स, है ना, क्या बताएंगे, अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स दिस फिटनेस इज ओनली कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फिटनेस। आप फिट हो अकॉर्डिंग टू द नेचर, आप सेलेक्ट हो चुके हो अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी। कैसे पता चला? तो आप जितना ज्यादा बच्चे को पैदा करोगे, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा प्रजाति, है ना, एक ऐसा पॉपुलेशन जो जितना ज्यादा बच्चा पैदा करेगा वो उतना ज्यादा फिट है और नेचर में सपोर्टेड है, तो वो स्पीसीज एग्जिस्ट करेगा। बाकी दूसरे स्पीसीज जो लेस नंबर ऑफ प्रोजेनिस को पैदा करे वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। सो सच फिट इंडिविजुअल सर्वाइव मोर एंड प्रोड्यूस मोर प्रोजेनिस, है ना, एंड hence are selected by natures. Darwin call it natural selection. अंडरलाइन करते हैं, डार्विन इस टर्म के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल सिलेक्शन, एंड एम्प्लॉयड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन इसे नेचुरल सिलेक्शन नाम देते हैं और इसे बोलते हैं कि इवोल्यूशन के लिए ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्या होता है? रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार डार्विन का ये ऑब्जर्वेशंस थे जो हमने यहाँ पे सीखा, हमने यहाँ पे लर्न किया, और यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज इतनी वेराइटीज और इतने तरह तरह के स्पीसीज इस बायोस्फीयर बायोम में देखने को मिलता है। जिस समय डार्विन थे और उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे जाके अपने स्टडीज को, अपने एक्सपेरिमेंटल आइडियाज को, अपने थ्योरीज को एनालिसिस किया और हमें एक कॉन्सेप्ट आके दिया, उसी समय एक दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम अल्फ्रेड वेलर था। क्या था? अल्फ्रेड वेलर। ये भी एक दूसरे आइलैंड पे अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे थे, जो कि नाम है अल्फ्रेड वेलर इज ए नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मेले आर्चिपेलाग। जैसे कि वो कहाँ गए थे? गैलापागोस आइलैंड पे, वैसे ही ये कहाँ गए थे? मेले आर्चिपेलाग पे। हु हैड कम टू सिमिलर कंक्लूजन, जिनका कंक्लूजन भी सिमिलर था टू द डार्विनिज्म, और दोनों का सिमिलर कंक्लूजन था, इसीलिए ये उनके टाइम के समकक्ष थे। मतलब जिस समय डार्विन काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि डार्विन को ज्यादा फोकस मिली और इन्हें कम फोकस मिला। कुछ इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बातें हो रही थी, इनका जो स्टडी था दूसरी चीजें पे था, जबकि डार्विन का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पूर्वजों से बंदर से इवॉल्व होकर इंसान का निर्माण हुआ, और लोग इसी बात पे एक अच्छा खासा बहस छिड़ी हुई थी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के लोग इसी बहस में छिपे हुए थे, क्योंकि धर्म ग्रंथ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी वो मानना था कि एडम और ईव आए जिन्होंने इंसान को आगे बढ़ाया। उनका मानना नहीं था कि हम लोग बंदर से इवॉल्व होके बने। तो यहाँ पे चर्च और डार्विन की थ्योरी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, जिसके कारण मेले आर्चिपेलाग पे जो स्टडी इन्होंने किया अल्फ्रेड वेलर, ये कम इनको फोकस मिला, एनलाइटमेंट मिला, और इनके रिसर्च को कम तवज्जो दिया गया, जबकि सारे तवज्जो डार्विन साहब को मिला। तो यहाँ पे देखा गया 2009 इज द ईयर 2000 इज द बाइसेंचुरी ऑफ डार्विन। डार्विन का ये साल 200 शताब्दी पूरी कर चुकी है ना। तो आने वाला 3009, है ना, 2109 अगर बात करें 2109 तो ट्राई सेंचुरी हो जाएगा। 2209 हुआ तो कितने सेंचुरी है? तो 4 सेंचुरी हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2009 इज द बाइसेंचुरी ऑफ डार्विन। 2 जानवर होते, एक हाथी दूसरा वॉलरस, दोनों के बाहर दांत निकले होते हैं, मतलब एक्सोतीत होते हैं शरीर से। जैसे अपना दांत जो है माउथ के अंदर है तो इंडोतीत हो गया, तो ये दोनों दांत बाहर होते हैं, जिसको हम लोग टस्क के नाम से जानते हैं। तो एलिफेंट का जो टस्क होता है ये इंसीजर्स होता है, जबकि वॉलरस का कैनाइन होता है ना। दोनों में टस्क है, लेकिन एक का इंसीजर का फॉर्मेशन है, दूसरे का कैनाइन का फॉर्मेशन है। एविडेंस इन द फेवर ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन जो थ्योरी दिया, जिसे हम डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं, इसके सपोर्ट में क्या क्या एविडेंसेस है, सबूत क्या है?
क्योंकि साइंस की दुनिया में बिना सबूत कोई काम होती नहीं है ना। लीगल एस्पेक्ट्स में भी सबूत के बिना कोई काम होती नहीं। तो डार्विन ने ये थ्योरी दिया और डार्विन का थ्योरी सही है, हाउ आई कैन बिलीव इट। तो इसके लिए यहां पे कुछ एविडेंसेस है, जैसे कि एविडेंस नंबर 1 में बात करते हैं, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जिस प्रकार इतने समय में वेरिएशन क्रिएट होकर नए नए स्पीसीज का जन्म हुआ, उसी सेम डीएनए में अगर छेड़खानी किया गया, फेरबदल किया गया, तो डोमेस्टिकेशन के लिए या पेट के लिए, पेट मतलब अपना पेट नहीं भाई, मतलब कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जैसे कि डॉग का बहुत सारा वेराइटीज पैदा किया गया, कैट की वेराइटीज पैदा किया गया है ना, गाय की वेराइटीज पैदा किए गए, ताकि अपने ह्यूमन वेलफेयर को सपोर्ट मिले। तो इतने सारे वेराइटीज पैदा किए, बोथ फ्रॉम नेचुरल एस्पेक्ट्स एंड आर्टिफिशियल मेथड। तो ये पहला पॉइंट एविडेंस के तौर पे डार्विन को सपोर्ट करती है कि जो मिलियंस ऑफ ईयर लगा लैब में, हमने उसे कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में कर दिखाया। तो जब कभी भी नए कैरेक्टर्स का एक्युमुलेशन होता है, नए कैरेक्टर्स का पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन होता है, तो एक नए स्पीसीज का जन्म होता है विद डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज। Now there is a point number 2. There is a correlation between the position of nectars in a flower and the length of proboscis of the pollinating insect. मतलब जिस फ्लावर की नेक्टर जितनी डीप, उतना ही ज्यादा सक करने के लिए एक प्रोबोसिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मच्छर है, तो मच्छर ब्लड पिएगा तो उसके आगे सूरला होता है ना, जिसे वो सक करता है ब्लड, जिसको हम लोग प्रोबोसिस के नाम से जानते हैं, सकर एजेंट, सकिंग एजेंट। तो जिस फ्लावर में, जिस लिप्स में है ना, जिस फ्लावर अट्रैक्टिव पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स में जितना डीप गहराई में होगा, उतना ही ज्यादा उसके पास अलग अलग टाइप्स के प्रोबोसिस होंगे, किसी का बहुत छोटा, किसी का बहुत बड़ा। जैसे कि जो सीड खाते हैं उसके विक छोटे होंगे, जैसे वुड पिकर विक बहुत ही लंबे एंड शार्प होते हैं। तो अलग अलग बर्ड्स ऑन द डिपेंडिंग फूड हैबिट अलग अलग बिग पैटर्न्स है, अलग अलग एटमोस्फेयर के लोग अलग अलग फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं। तो ये सारे डार्विनिज्म को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज मिमिक्री, जैसे कि गार्डन लिजार्ड, कैमेलियन। कैमेलियन क्या करता है, जिस जगह पे रहता है अपने बॉडी को उस कलर में ढाल लेता है, उस कलर मतलब कैमोफ्लेज करता है, कलर में अपने आप को ढाल लेगा, तो पता ही नहीं चलता है कि ये वो इस जगह पे कैमेलियन है या नहीं है। तो ये क्यों करता है, फॉर द डिफेंस फ्रॉम द प्रेडेटर, है ना। जहां पे जैसे खरबूजा को देखे, खरबूजा रंग बदल लिया, तो कैमेलियन भी अपना रंग बदलते रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड मिमिक्री। अगला एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज, और जो स्पीसीज फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल को फुलफिल नहीं कर सके, डार्विन थ्योरी के हिसाब से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं थे, वो एक्सटेंड कर गए, जैसे कि डायनासोर, ट्राइलोबाइट। तो बहुत सारे स्पीसीज है जो कि एक्सटेंड कर गए, एलिमिनेट कर गए। तो ये कुछ एविडेंसेस थे इन द फेवर ऑफ डार्विनिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्शन क्या थे, ये सपोर्ट थे। तो ऑब्जेक्शन क्या है, तो जैसा कि आपको बताया गया कि हाथी के दांत, है ना, जिसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, जिसे हम टस्क बोलते हैं, है ना। तो ये क्या थे, एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन था। और भी बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे कि अपना निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गया एंड सो ऑन। अभी जैसे आपको बताया जा रहा है, तब तक इसे नोट डाउन करिए। ऑब्जेक्शन टू डार्विनिज्म, मतलब डार्विनिज्म के थ्योरी पे जो यहाँ पे लिमिटेशन थे, ड्रॉबैक्स थे। तो पहले ड्रॉबैक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, है ना, क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जैसे कि टस्क हो गया, ब्रांच्ड हॉर्न हो गया, रेंडियर में देखने को मिलता है ना, बरसिंघा में ब्रांच्ड हॉर्न्स। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, नो डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन फॉर द वेरिएशन, स्ट्रेस ऑन स्लो एंड स्मॉल वेरिएशन। तो ये 4 पॉइंट्स है जहां पे डार्विनिज्म के, है ना, डार्विनिज्म के ऑब्जेक्शन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको डार्विनिज्म खत्म हुए। अब कुछ इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के दौरान क्या क्या से एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि मेलानी फॉर्मेशन वाले, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।
देखते रहिए हमारे वीडियो, जाइएगा कहीं मत और हमारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो थैंक यू फॉर द डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।